आज के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर हमने विश्व का मानचित्र बनाया है और आप लोग की तरफ से भी रिक्वेस्ट आया था कि भारत के मानचित्र के बाद विश्व के मानचित्र पर भी कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को दूं। तो आज मैं आप लोगों को विश्व के मानचित्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दूंगा। इस संदर्भ में जो आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इसमें अपने आप में बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी इस पे दी गई है। इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, तो जो भी व्यक्ति इसको लाइव देख रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, अभिभावक हैं या फिर छात्र हैं, छात्राएं हैं, वे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लें और साथ ही साथ नोट लेकर के बैठे, ताकि जो भी जानकारी मैं यहाँ से दूंगा वो आप उसे नोट कर पाएंगे। यूं तो इंटरनेट पर ढेर सारी जानकारियां हैं बिखरी हुई, लेकिन सबको एक जगह समेट करके विश्व मानचित्र से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको मैं एक जगह लाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात, जो बेसिक जानकारी है, जो शुरुआत हम जहां से करेंगे वो यही है कि पूरे विश्व में जो धरती है उसका जो प्रतिशत है वो लगभग 25% है, यानी 1/4 भाग जो है पृथ्वी का वो धरती है, भूमि है जहां पे हम रहते हैं। शेष हिस्सा समुद्र के रूप में हमें दिखता है। इसके अलावे एक और जो बेसिक बात है वो यह है कि दुनिया में 7 महादेश या 7 महाद्वीप हैं और उन 7 महाद्वीपों की स्थिति को इस मानचित्र में देखने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका, इसकी अवस्थिति क्या है इसको आप अच्छे से मैप में देखेंगे। आपके पास वर्ल्ड मैप अगर नहीं है तो बाजार से एक वर्ल्ड मैप खरीद लेंगे। आप हो सकता है कि कैलेंडर के रूप में वो मिल जाए या फिर किसी एक सीट के रूप में आप मिल जाए, उसे आप अपने पढ़ने वाले स्थान पर चिपका लेंगे और रोज उसको देखेंगे। तो सबसे पहला तथ्य यही है, पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, 7 महादेश हैं जो इस प्रकार से हैं: उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और हम भारत में रहते हैं और भारत एशिया का एक देश है। एशिया में आप देखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस का भी कुछ हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा एशिया में आता है। चाइना एशिया में ही है, जापान एशिया में ही है। इसके अलावा हम लोग जो जब आगे बढ़ेंगे तो सभी महाद्वीप देशों में, सभी महाद्वीप में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण देशों की चर्चा करेंगे। इसके अलावे हम ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में जानेंगे, हम भूमध्य रेखा के बारे में जानेंगे, हम कर्क रेखा के बारे में जानेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भूमध्य रेखा किन किन देश से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किन किन देश से होकर गुजरती है। और फिर कुछ प्रमुख जल संधियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और फिर हम लोग इस बेसिक क्लास को एक अंत देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि 7 महादेश हैं जिसमें 6 महादेश पर लोग रहते हैं। जो 7वां महादेश है अंटार्कटिका या महाद्वीप इसको कहेंगे, ये सारे महाद्वीप हैं। आप इसे महादेश के नाम से भी जानते हैं। तो द्वीप की परिभाषा आप सब 6ठी 7वीं कक्षा में हासिल किए होंगे कि चारों तरफ से जल राशि से घिरा हुआ कोई भूखंड द्वीप कहलाता है और वही भूखंड जब बहुत विशाल हो जाएगा तो उसे हम महाद्वीप कहेंगे। और आपको यह भी बता दें कि ये सारे महाद्वीप जो अभी हैं जिस स्वरूप में, एक समय था जब ये इस रूप में नहीं था। बहुत वर्ष पहले की बात है, जब धरती का निर्माण हो रहा था, उस प्रक्रिया के दौरान जब हम धरती के इस स्वरूप को देखते हैं और उस पुराने मानचित्र को जब आप देखेंगे तो आपको सहज विश्वास नहीं होगा कि यही विश्व उस समय भी था। सब मिलकर के एक ही द्वीप के रूप में हुआ करते थे, जिसे पैंजिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे प्रसार होते होते सारे द्वीप अलग अलग हो गए और माना यह जाता है कि इसमें प्रसार अभी भी हो रहा है। खैर, वो अलग चीजें हैं। हम यह जानेंगे कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका का नंबर आता है और इस क्रम में हम 6 महादेश जिसपे लोग रहते हैं, जिसपे जनजीवन है, उसकी चर्चा करेंगे। अंटार्कटिका के बारे में विशेष जानकारी हासिल करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव पर एक ऐसा भूखंड है जिस पर सालों भर बर्फ जमा हुआ था।
हाँ, रिसर्च वगैरह के दृष्टिकोण से यहाँ पे लोग पहुंचते हैं, देश दुनिया के वैज्ञानिक वहां पहुंचते हैं, रिसर्च करते हैं, पता लगाने का प्रयास करते हैं कि आखिर अंटार्कटिक जो महादेश है, महाद्वीप है, उस पे जीवन संभव हुआ था या नहीं, या किसी काल में वहां पे जीवन रहा होगा, कैसा रहा होगा, उसके नीचे छिपी हुई जीवाश्म इत्यादि के ऊपर रिसर्च चलता है। इसके बारे में इतनी ही जानकारी। हाँ, एक और चीज बता दूं आपको कि एक महासागर है जिसे हम दक्षिण महासागर के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं पर आपको अंटार्कटिक महासागर भी दिखेगा। तो कुल 5 महासागर हैं, इसके बारे में भी जान लीजिए। 5 महासागर, और विशालता के दृष्टि से देखेंगे तो प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन, ओके, प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की विशालता के कारण इसे 2 हिस्से में बांट करके देखा जाता है, एक उत्तरी अटलांटिक और ये दक्षिणी अटलांटिक। बच्चों, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप मैप देखें, चाहे विश्व का मानचित्र देख रहे हो, देश का, अपने देश का मानचित्र देख रहे हो, भारत का मानचित्र देख रहे हो, या फिर अपने गांव मोहल्ले का अगर मानचित्र देख रहे हैं, मानचित्र में सदैव ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर की तरफ जो होता है, वो नॉर्थ को डिनोट करता है। यानी जो मानचित्र हम देख रहे हैं उसको किसी भी रूप में हम रखें, किसी भी दिशा में रखें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऊपर का जो हिस्सा है वो दक्षिण है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो ये उत्तर है तो ये दक्षिण होगा, ये पूरब होगा और ये पश्चिम होगा। तो भारत को अगर हम देखें विश्व के नक्शा पर, तो भारत कहाँ है? पूरब की तरफ है, और अमेरिका कहाँ है? पश्चिम की तरफ है। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। आपने 6ठी कक्षा में अक्षांश और देशांतर के बारे में भी जानकारी हासिल की है, और मैं आपको बता दूं कि अक्षांश और देशांतर का बहुत महत्व होता है। देशांतर का जहां समय पर प्रभाव पड़ता है, वहीं अक्षांश का वहां की जलवायु, वहां के तापमान इत्यादि पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आप ज्योग्राफी में पढ़े हैं। चूंकि हम सिर्फ मानचित्र पर बात कर रहे हैं, तो हमारा फोकस मानचित्र पे होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हमने 7 महादेश का नाम जाना। दूसरी बात, अभी हम लोग जान रहे हैं महासागर के बारे में। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, और एक उत्तरी ध्रुव के आसपास आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, ये 4 महासागर हो गए। और 5वां महासागर यहाँ पर आर्कटिक महासागर, जिसे हम दक्षिण महासागर के नाम से भी जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महादेश है एशिया। इसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कुछ अन्य छोटे छोटे सागरों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ जो मैं आपको छायांकित भाग दिखा रहा हूं, यह हिस्सा भी समुद्र है। इसे हम भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भूमध्य सागर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर के उत्तरी छोर पर यूरोप बसा है और दक्षिणी छोर पर अफ्रीका के देश। अब देखेंगे कि इसके दोनों ही मुहाने पे, मुहाना मतलब एक अंतिम छोर, अंतिम सिरा, यहां पर आप देखेंगे 2 भूमि आपस में जुड़ती है, और वहां एक नहर है जिसे हम स्वेज नहर के नाम से जानते हैं। यानी पूर्वी छोर पर, भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्वेज नहर, और पश्चिमी छोर पर जिब्राल्टर जल संधि है। आपको बता दें कि जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को के बीच जो है वो एक सक्रिय जल रेखा है, जहां से जहाज भूमध्य सागर में प्रवेश करता है। यानी अटलांटिक ओशियन और भूमध्य सागर को जोड़ने में जिब्राल्टर जल संधि की बड़ी भूमिका है। उसी प्रकार जब आप देखेंगे पूरब की तरफ स्वेज नहर की बात करेंगे, तो यहां पर भूमध्य सागर और यहां लाल सागर को जोड़ने वाला ये जल संधि है, जिसे हम स्वेज नहर के नाम से जानते हैं। बच्चों, इस 2 जल संधि को जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये विश्व स्तर पर बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स में एक। और इसके ऊपर भी यहां देख रहे हैं, इसे हम बैकाल झील भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भूमध्य सागर, ये लाल सागर। हमने बड़े महासागरों के बारे में जानकारी हासिल की। हिंद महासागर के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने पहले भी बताया है, जब भारत के मानचित्र की चर्चा कर रहे थे, कि हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। इसलिए अंग्रेजी में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इंडियन ओशियन।
इंडियन ओशियन भी विशाल महासागर में आता है। जैसे ही विशालता, किसी सागर की जब विशालता होती, इसीलिए उसे महासागर। सी और ओशियन में यही फर्क है, इसकी विशालता है। और इसी विशालता को ध्यान में रखते हुए भारत के पूर्वी हिस्से में और पश्चिमी हिस्से में इसे अलग अलग नाम से हम जानते हैं। इसे हम बंगाल की खाड़ी और इसे अरब सागर के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की तरफ अरब सागर। तो आपने देखा कि भारत जो है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत को हम प्रायद्वीप भी कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और दक्षिण में हिंद महासागर विशाल रूप से अपनी अवस्थिति दर्ज किए हुआ है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे एक क्षेत्र। आप में से कोई आदमी बता सकते हैं कि इसमें ये कौन सा जो है वो द्वीप है? आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो आप इसे कमेंट में लिखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूंगा, अभी क्लास के दौरान ही मैं बताऊंगा, तब तक आप कमेंट करें कि अफ्रीका के ठीक पूर्वी छोर पर अवस्थित हिंद महासागर में एक बड़ा सा द्वीप है। और मैं आपको एक और हिंट देता हूं कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता है, वही है। बताना है आपको इसका आंसर। अब देखिए, अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर एक जगह है, सबसे दक्षिणतम बिंदु। जैसे भारत का दक्षिणतम बिंदु हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? कन्याकुमारी, जो यहाँ पे अवस्थित तमिलनाडु में कन्याकुमारी। उसी तरह अफ्रीका महादेश के दक्षिणी छोर पे स्थित दक्षिण अफ्रीका नाम का एक देश है, जिसके सबसे दक्षिणी बिंदु को हम एक विशेष नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप, यानी उत्तमासा अंतरिक्ष। 9वीं कक्षा के बच्चे इसे अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि 9वीं कक्षा में जब आप पहला ही चैप्टर भौगोलिक खोज पढ़ते हैं इतिहास में, वहां पर आपको उत्तमासा अंतरिक्ष पढ़ने को मिलता है। बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और उसी क्रम में आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से स्पेन, यहाँ पे स्पेन है, स्पेन से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे उत्तमासा अंतरिक्ष की खोज हुई। और जब तक उत्तमासा अंतरिक्ष की खोज नहीं हुई थी, तब तक यूरोप वासियों को अफ्रीका के इधर इस हिस्से में या एशिया के बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए आप पढ़े होंगे कि जैसे ही भौगोलिक खोज प्रारंभ हुआ, पूरी तरह से दुनिया में जो एक भौगोलिक स्वरूप था दुनिया का, बदल गया। यूरोप में जो लोगों के अंदर भ्रांतियां थी वो खत्म हुई। यूरोप को अपने क्षुद्रता का एहसास हुआ। ये तमाम चीज आप 9वीं कक्षा के भौगोलिक खोज नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब उत्तमासा अंतरिक्ष की खोज हो जाती है, उसके बाद से आप समझिए कि इधर का रास्ता खुल जाता है। और इसी क्रम में 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नाम का पुर्तगाली नाविक भारत पहुंचता है इसी रास्ते। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये इस रास्ते से क्यों नहीं आते थे? मैं आपको बता दूं कि प्राचीन समय में मेसोपोटामिया से, जो आज के डेट में इराक है ना, पर्सिया या फारस जो आज के डेट में ईरान है, उन सब देशों के साथ हमारी सभ्यता के लोगों का व्यापार होता रहता था स्थल मार्ग से। लेकिन जल मार्ग से इन देशों की खोज 1498 ईस्वी में हुई। और तब से लेकर के आज तक हम इस रास्ते का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन स्वेज नहर के खुल जाने के बाद रास्ता थोड़ा और नजदीक हो गया। इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। लेकिन हमें केंद्र में रखना है मानचित्र को, इसलिए मानचित्र की मूलभूत बातें हम लोग आज करेंगे। तो उत्तमासा अंतरिक्ष आपने समझ लिया, आपने विभिन्न महासागरों के बारे में जान लिया, उनकी स्थिति को जाना, उनके विस्तार को जाना। अब आइए जानते हैं भूमध्य रेखा के बारे में। बच्चों, आप जानते हैं कि ग्लोब पर किसी भी जगह की स्थिति को जानने के लिए हमें उसके अक्षांश और देशांतर की जानकारी होना आवश्यक होता है। ये अक्षांश और देशांतर ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण और भूमध्य रेखा के दोनों तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं, यानी पृथ्वी को अगर हम एक गेंद की तरह समझें, तो ये आप देखेंगे कि अगर 2 अर्धगोला के रूप में उसको काटेंगे, तो वो जो जिस हिस्से पर मैंने उसे काटा वो उसका भूमध्य रेखा, मध्य रेखा। और ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब आप देखिए भूमध्य रेखा क्या है, अक्षांश है कि देशांतर है? इसका भी जवाब दीजिए। 2 प्रश्न हो गए हैं। एक, इस द्वीप का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, और दूसरा प्रश्न है कि इस भूमध्य रेखा को हम क्या कहेंगे, अक्षांश है या देशांतर रेखा है? चलिए अब हम आंसर भी बताएंगे।
अभी जो मैंने पूछा था आप लोगों से कि हिंद महासागर में जो ये द्वीप है उसका नाम क्या है, तो इसका जवाब होगा मेडागास्कर। क्या होगा? मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। बच्चों अभी मैंने पूछा है भूमध्य सागर भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा जो है वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। भूमध्य रेखा को सबसे बड़ी अक्षांश रेखा के रूप में जानते हैं और इसके दोनों तरफ समानांतर रेखाएं खींची गई है और कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो 181, 90 ऊपर 90 नीचे और एक बीच में भूमध्य रेखा। बच्चों 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री पर जब आप जाएंगे तो आपको कर्क रेखा मिलेगी। यहां ये कर्क रेखा जो भारत को बीचों बीच क्रॉस करता है और भारत के 8 राज्य क्रॉस करते हैं। पता है कौन कौन से 8 राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा क्रॉस करती है। अब चूंकि हम विश्व का मानचित्र पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा उत्तर अमेरिका को टच करता है, अफ्रीका को टच करता है, ओमान, सऊदी अरब को टच करते हुए भारत को टच करता है, बांग्लादेश को टच करता है, म्यांमार को टच करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। उसी प्रकार भूमध्य रेखा जो है वो भारत को टच नहीं करता है, उत्तरी अमेरिका को टच नहीं करता है। ये सिर्फ 2 महाद्वीप को टच करता है, एक दक्षिणी अमेरिका जिसमें ब्राजील देश को ये टच करता है, इक्वाडोर को टच करता है, पेरू को हल्का सा टच करता है और फिर अफ्रीका में जो है वो जिम्बाब्वे वगैरह को टच करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। इधर जो है आपका दक्षिणी एशिया का कुछ देश है जैसे इंडोनेशिया है, उसको भी टच करता है, लेकिन एशिया के बहुत बड़े हिस्से को ये टच नहीं करता है, यूरोप को ये टच नहीं करता है और उत्तरी अमेरिका को टच नहीं करता है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के भी मुख्य भूमि को ये टच नहीं करता। इस प्रकार से भूमध्य रेखा कहां से गुजरती है वो भी आपने देख लिया, कर्क रेखा कहां से गुजरती है वो भी आपने देख लिया। अब हम लोग अगली कड़ी में बढ़ते हुए आ गए हैं ग्रीनविच मीन टाइम पर। बच्चों विश्व मानचित्र में जो बेसिक जानकारी है, इतनी जानकारी अगर आपके पास है और उसके बाद अगर आप विश्व का मानचित्र खोल करके पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने के लिए प्रेरित होंगे। क्योंकि हमें जब किसी वस्तु के बारे में पहले से थोड़ी बहुत जानकारी होती है तो हमें अधिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ती है, लेकिन किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ रहेंगे तो फिर उसके प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि आप उसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, आपको पता ही नहीं है कि मानचित्र को पढ़ा भी जाता है, मानचित्र का अध्ययन भी किया जाता है। इसलिए ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से आप अन्य विषयों को पढ़ते हैं उसी तरह से आप मानचित्र को भी पढ़ेंगे। जब तक मानचित्र का अध्ययन आप नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में चीजें स्पष्ट नहीं होंगी, आप भ्रम में रहेंगे। और आज आधुनिक युग में जब गूगल का जमाना है, गूगल मैप का जमाना है, लाख नए युग में हम आ चुके हैं, लेकिन जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप गूगल पर भी इन चीजों को खोज नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें नाम याद होना चाहिए उन जगह का। क्या खोजेंगे? कोई कीवर्ड्स तो चाहिए ना। गूगल पे भी जब आप सर्च करते हैं किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में कुछ भी सर्च करना हो तो आप एक कीवर्ड लिखते हैं, कुछ एक खास चीज उसमें टाइप करते हैं, वो खास चीज आपको पता होता है तभी आप उसमें उसको सर्च कर पाते हैं। इसी प्रकार से विश्व मानचित्र में अगर आपको रुचि बढ़ानी है तो सबसे पहले इतनी बात जो मैंने बताया अभी आपको, वो चीज आपको जहन में रखना है। अब देखिए जीएमटी क्या है, तो इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच जो समय है रेखा, समय रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर है। आपको पता है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो समानांतर रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं नहीं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखा की तरह देशांतर रेखा में 2 रेखा के बीच समान दूरी नहीं होती, बल्कि भूमध्य रेखा के पास 2 देशांतर रेखा की सबसे अधिक दूरी होगी और ध्रुव के पास उसकी दूरी सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है और उसी को हम मानचित्र के रूप में यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन मानचित्र में जैसे दिख रहा है क्या इसी तरफ फ्लैट है धरती? बिल्कुल नहीं,
पृथ्वी गोल है। तो आपको बता दें कि यहाँ जो आप देख रहे हैं ये भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ये भी प्रशांत महासागर ही है। आप कहेंगे कैसे, एक छोर पे यहाँ भी प्रशांत महासागर, दूसरे छोर पे यहाँ भी प्रशांत महासागर, ये कैसे संभव है? संभव है क्योंकि इस पूरे मानचित्र को जब आप फोल्ड करेंगे, इस तरह से एक मैप पर इसको साटेंगे या मैप पर इसको इस तरह से गोल करके रखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये छोर और ये छोर आपस से जुड़ जाएगा। तो यहाँ का प्रशांत महासागर, यहाँ का प्रशांत महासागर, वही खुल गया। तो इस प्रकार से ये प्रशांत महासागर का हिस्सा। और यहीं पर जापान नाम का एक देश है, छोटा सा देश है, जो एशिया में इसकी अवस्थिति है। जापान किस महादेश में है? एशिया में। इस तरह से इंग्लैंड यहाँ पे, तो ग्रीनविच मीन टाइम पे आ रहे हैं। ग्रीनविच मीन टाइम गुजरता है इंग्लैंड, स्पेन से, है ना, मोरक्को से, और इस तरह से माली वगैरह से टच करते हुए नीचे की तरफ अंटार्कटिका के पास ले जाके, ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे हम ग्रीनविच समय रेखा कहते हैं। और इसके पूरब जो भी देशांतर रेखा होगा उसे हम पूर्वी देशांतर कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर। और इसके पश्चिम जो भी देशांतर होगा उसे हम क्या कहेंगे? पश्चिम देशांतर। बच्चों, पूर्वी देशांतर आपको याद होगा, जब आप भारत की स्थिति के बारे में जाने होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर जब भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पढ़े होंगे तो क्या पढ़े थे? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, वहां आपने देशांतर में क्या लगाया? पूर्वी देशांतर। क्यों लगाया? क्योंकि हम 0 डिग्री देशांतर के पूरब में हैं। कहीं दिक्कत समझ रहे हैं आप सभी? अगर आप अभी भी इस वीडियो में लेट से जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को फिर से, जब ये लाइव सेशन खत्म हो जाएगा, आप इसको बाद में देख सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ छात्रों के लिए, बल्कि मैं तो कहूंगा मेरे शिक्षक साथी जो इसको देख रहे हैं वे भी इस वीडियो को देखें। और अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि लगे तो भी कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा, तो कमेंट जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। देखिए, पूर्वी देशांतर जो 0 डिग्री देशांतर के पूरब में अवस्थित है, वे सारी देशांतर रेखाएं पूर्वी देशांतर का। फिलहाल हम लोग हैं ग्रीनविच मीन टाइम पर, जहां पर हम देखते हैं कि यहां से समय रेखा निर्धारित होती है। आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि आखिर इसको हम यहां से क्यों मान रहे हैं? आपने पढ़ा है, इन सब चीजों को पढ़ा है। कितने डिग्री को हम जो है 0 डिग्री अक्षांश जो है 0 डिग्री देशांतर को जो है हम यहां पर मान रहे हैं? क्योंकि ये एकदम मध्य में आकर के हम इसको देखते हैं, बिल्कुल जो है मध्य है। और यहाँ के एक निर्धारित समय तो एक निर्धारण करना होगा। अब भारत में ही देख लीजिएगा, तो अगर हम देशांतर के आधार पर देखें तो एक देशांतर को क्रॉस करने पर 4 मिनट का अंतर हो जाए। एक देशांतर को क्रॉस कीजिएगा तो 4 मिनट का अंतर। तो हमारे भारत में पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच 30 डिग्री का अंतर है ना, 68 डिग्री, और वहां 97 डिग्री, बीच में कितना का अंतर है? 30 डिग्री का। तो 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर है, तो 30 डिग्री पर कितना मिनट का? 120 डिग्री का, 120 मिनट का। तो 120 मिनट कितना हो गया? 2 घंटा। मतलब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय अगर 5 बजे सुबह में होता है तो गुजरात में सवेरा होगा 7 बजे, यानी सूर्योदय होगा 7 बजे। तो ये 2 घंटे का अंतर है। बावजूद इसके भारत में ने भी इसी तरह से एक मीन टाइम निर्धारित किया, एक समय निर्धारित किया जिस समय से हम पूरे देश के घड़ी को एक समान मानते। देखिए, भारत में भी इसी तरह से गुजरता है। इलाहाबाद से एक रेखा गुजरती है ऐसे। इसमें कुछ नहीं किया है, 68 डिग्री है ना और 97 डिग्री, दोनों को जोड़ करके और 2 से भागा दे दिया। 68 डिग्री और 97 डिग्री को जोड़ के, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट को जोड़ के 2 से जब हम भाग देंगे तो लगभग 82 कुछ आता है। तो 82.5 डिग्री का जो देशांतर रेखा जहां से गुजरता है उसको हमने मीन टाइम मान लिया। ये आप पढ़ चुके हैं, 8वीं कक्षा में भी पढ़ेंगे आप। अगर आप 6ठी कक्षा में हैं तो 8वीं कक्षा में इसको पढ़ना ही है। और जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन फिर भी जब भी जागो तभी सवेरा। ये चीजें मैं आज बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए और याद रखिएगा। तो जैसे 0 डिग्री देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानक रेखा के रूप में मानते हैं, उसी तरह 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम लोग जो समय रेखा के रूप में भारत में मानते हैं। खैर,
ये कहाँ कहाँ से गुजरता है मैंने बता दिया, और इसके पूर्व में जो देशांतर रेखा आएंगे उसके पूर्व उसे पूर्वी देशांतर कहेंगे, पश्चिम की तरफ पश्चिम देशांतर। इस तरह से विश्व मानचित्र के बारे में जो पहला बेसिक क्लास था वो यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आपको बता दूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार हम 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो एक विश्व मानचित्र आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। आप लोग पहला काम तो यही करेंगे कि विश्व मानचित्र का प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी पर अपने नोटबुक पे इसे बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद उसमें आप प्रमुख महादेश को पहचानिए। सबसे पहला काम प्रमुख महादेशों को पहचानें। जूनियर क्लास के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सबसे पहले तो इसको पहचानें। उसके बाद दूसरा काम आप करेंगे महासागरों को पहचानेंगे। देखिए जिसको मैंने घेर रखा है वो सारे महासागर हैं, महासागरों को पहचानेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रमुख छोटे छोटे जो महासागर, छोटे छोटे जो सागर हैं, समुद्र हैं, उनके बारे में। फिर प्रमुख जल संधि के बारे में, अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में। और अब मैं आपको एक टास्क देता हूं। टास्क ये है, वैसे हम इसके बारे में जानकारी अगले कक्षा में देंगे, लेकिन टास्क ये है कि जो 6 महादेश हैं, वैसे 7 महादेश है, मैंने पहले बता दिया कि अंटार्कटिका पे जनशून्य है, लोग नहीं रहते। बाकी के जो 6 महादेश हैं इसके प्रमुख देशों की सूची बनाना है। इसके प्रमुख देशों की सूची बनाना। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम एशिया की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये तमाम देश हैं। इसकी चर्चा आप कर सकते हैं। उसी प्रकार अफ्रीका की बात करेंगे तो जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, उसके बाद आपने अभी देखा मोरक्को। इसकी तरह दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो ब्राजील, चिली, पेरू, इक्वाडोर, उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना इत्यादि देश हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो कनाडा है, मैक्सिको है, यूएसए है जो बीचों बीच है। यूरोप में आप स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये इटली और भी कई सारे देश वहां पे हैं। जैसे डेनमार्क, डेनमार्क के बाद स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है। इन सारे देशों की चर्चा आप करेंगे। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भी छोटे छोटे द्वीप उसके आसपास आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से मैंने आपको चलते चलते उन देशों का नाम ही बता दिया है। अब आपका काम है कि इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे और खूब अच्छे ढंग से इसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, और लाइव कक्षाएं इसी तरह से संचालित होती रहेगी। आप लोग जुड़े रहें, और जो लोग नए हैं वो इस वीडियो को या इस पेज पर अपना लाइक कर देंगे, ताकि आपको इस पेज पर जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको सूचना मिल जाए। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।